ईरान का जो संकट है पूरे वेस्ट एशिया का, वो भारत के बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गया है। गुजरात में 450 जो सिरेमिक फैक्ट्रीज हैं, गुजरात में कहीं और नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पर बंद हो गई हैं। महाराष्ट्र से खासकर खबरें आ रही हैं कि कैसे स्कूलों के कैंटीन्स बंद हो रहे हैं। जो टैक्स कंपनियों को टैक्स पे करना था वो सरकार नहीं लेगी। अब कितनी राहत मिलेगी लोगों को? जब तेल का रेट कम था तब भी नरेंद्र मोदी सरकार जमकर टैक्स वसूल रही थी। आज मजबूरी में ये करना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है। आपने पिछले 12 साल होने को हैं, उसमें 44 लाख करोड़ रुपए जनता से लिए हैं। 44 लाख करोड़ रुपए। जो डायरेक्शन, जो नीति बनानी थी वो बना नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सिर्फ कहते हैं कि हम लाल आंख दिखाएंगे, लेजर आंखें दिखाते हैं। हमारे जो भारतीय नागरिक इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए? देखिए, चिंता का विषय है क्योंकि देखिए एनर्जी शॉर्टेज तो दुनिया में है, क्योंकि 20% जो आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो नहीं आ रहा है। तो ग्लोबली सब जगह समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए हमारी ऑटोनॉमी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम R&D में कमजोर हैं। R&D की कमजोरी की वजह से हम चीन के ऊपर निर्भर हैं कि $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। रूस के ऊपर निर्भर है क्योंकि वहां से हम आर्म्स हथियार लिए हुए हैं, S-400 मिसाइल, सुखोई वगैरह। तो मेरा मानना है कि ये स्टैग्फ्लेशनरी सिचुएशन तो रिसेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें भारत की स्थिति काफी कमजोर पड़ जाएगी और इसलिए हमें जो काफी जो परेशानी में आना पड़ेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फिलहाल जंग को 1 महीना गुजर रहा है। ईरान का जो संकट है पूरे वेस्ट एशिया का, वो भारत के बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गया है। चाहे संधि की बातचीत हो या फिर LPG और तेल की जो भंडार है उसमें कमी आ रही हो, पूरे देश में एक तरह से हाहाकार का माहौल हो गया है। दिल्ली तक ये संकट आ गया है। आप देख रहे हैं फिलहाल ये लंबी लाइनें, मैं आपको बता रही हूँ, अलग अलग शहरों में तो लगी हुई हैं। इसके अलावा एक तरह की चीज़ होती है पैनिक बाइंग, यानी लोग बेकार में भी परेशान हो सकते हैं। इसकी वजह से भी अफवाहों का भी बाजार गर्म है। यहाँ तक कि अफवाह हुई कि क्या कोरोना की तरह लॉकडाउन लगेगा, और इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी का, मैं कहती हूँ, वो बयान जिम्मेदार है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी कोरोना के वक्त भी थी और हमारी तैयारी अब भी है। कोरोना शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसके बाद से एक तरह का पैनिक फैला है। लेकिन कम से कम केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आके ये बात तो कही है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कोई किसी तरीके का लॉकडाउन होगा। तो ये तो एक राहत की बात है। लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुजरात में 450 जो सिरेमिक फैक्ट्रीज हैं, गुजरात में कहीं और नहीं, नरेंद्र मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पर बंद हो गई हैं। हजारों की तादाद में होटल और रेस्टोरेंट या तो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं, या मेन्यू उन्होंने इतना कम कर दिया है कि अब ग्राहकों को कोई दिलचस्पी नहीं है वहां आने में। महाराष्ट्र से खासकर खबरें आ रही हैं कि कैसे स्कूलों के कैंटीन्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो कमर्शियल गैस है खासकर, यानी अभी आपको खाना पकाने के लिए फिर भी गैस मिल रही होगी, लेकिन जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए गैस है वो मैसर नहीं हो पा रही है। तो पूरी तरीके से ये जो क्राइसिस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी जहां सामान बनाया जाता है उन यूनिट्स में, उन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मजदूर अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो मजदूरी बंद हो रही है। तो मजदूर खाएगा क्या जब कमाएगा नहीं? घर की तरफ वो वापस लौट रहे हैं और वही बदसूरत यादें जो कोरोना की वक्त की थी वो आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। हरदीप पुरी जी ने ये ट्वीट किया है और कह रहे हैं, जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। अब यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ दाम बढ़ रहे हैं, बाकी देशों में बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी अपने नागरिकों को, भारत के नागरिकों को सुरक्षित कर रहे हैं। यानी कि जो चोट है वो भारत की सरकार अपने सीने पर ले रही है, वो जो प्रधानमंत्री हैं वो चोट अपने सीने पर ले रहे हैं। कितना बलिदान है, सेक्रीफाइस है ये देखिए। यानी सही समय पर सही स्थिति को ना देख पाना, भांप ना पाना, और जो लूजिंग पार्टी है, जो हार रही है, उससे हाथ मिलाकर इजराइल और अमेरिका से इस पूरे युद्ध में
बेकार का जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है और अब बताने की भी एक कोशिश हो रही है, बजाय इसके कि अपनी नाकामी को कबूल किया जाए। ये अब्दुल्ला ये कहने की कोशिश कर रहा है जो बेगानी शादी में शामिल हुआ कि अब वो सब कुछ बहुत बेहतर कर रहा है। देखिए कितनी कुर्बानी, कितना बलिदान, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है। आगे कह रहे हैं मंत्री साहब कि एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल हो गया है और दुनिया भर में जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन और ये कीमतें बाकी देशों में अगर देखा जाए तो 30 से 50% बढ़ गई हैं। उत्तर अमेरिकी देशों में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीकी देशों में 50%। लेकिन मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे। उसमें से क्या विकल्प उन्होंने चुना? दो विकल्प ये थे कि या तो अन्य देशों की तरह भारतीय नागरिकों के लिए कीमत में इजाफा कर देते या फिर अपने ऊपर जो वित्त बोझ पड़ने वाला है वो वहन कर लेंगे, सह लेंगे। मोदी जी जनता के लिए सह लेंगे। अभी तक जनता मोदी जी के लिए सह रही थी और कह रही थी कि हाँ ठीक है, पेट्रोल अगर 500 रुपये पर लीटर भी हुआ तब भी कोई बात नहीं है, शेर पाला है तो महंगा तो होगा, शेर पाला है तो महंगाई तो भुगतनी पड़ेगी। मैं मिलना चाहती हूँ आज तमाम वो लोगों से जो कहते थे कि शेर पाला है तो 500 लीटर पेट्रोल जो है वो वक्त आ रहा है और हम देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी आप ये कह रहे हैं कि शेर पाला है तो सब कुछ करना पड़ेगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने चर्चा एक पेश करना चाहती हूँ। उसमें खासकर इस बात पर चर्चा होगी सिर्फ आज की नहीं बल्कि जो ये बदलती हुई नई दुनिया, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर जो नजर आ रहा है उसमें क्या भारत तैयार है, भारत कहाँ खड़ा है, विश्व में उसका दर्जा क्या है। जब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की सुपर पावर हमारी आंखों के सामने देखते हुए ध्वस्त हो रही है, ऐसे में भारत का इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होना और ये हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, चाहे वो गैस हो या तेल हो, उस सब के मद्देनजर भारत के नागरिकों को क्या चिंतित होने की जरूरत है। और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने अर्थशास्त्री, और साथ ही गुरदीप सप्पल, कांग्रेस पार्टी के, जो अर्थशास्त्र को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं और राजनीति को भी। सबसे पहले अरुण जी, मैं इसी ट्वीट की तरफ हरदीप पुरी जी की ट्वीट की तरफ आपका इशारा मैं यहाँ करना चाहती हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सीने पर चोट ले रहे हैं, जो भारत की सरकार है वो सीने पर चोट ले रही है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। जो टैक्स कंपनियों को टैक्स पे करना था वो सरकार नहीं लेगी। अब इससे क्या मतलब निकाला जाए, कितनी राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, जो अभी एक्साइज का कटौती की गई है डीजल पे और पेट्रोल पे, तो उससे हुआ क्या कि जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट जो कम हो गया था बहुत, क्योंकि जो उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए थे, बाहर से तेल महंगा आ रहा था, तो उनका जो लॉस हो रहा था, यहाँ पे तो दाम बढ़ा नहीं था, तो वो लॉस उनका थोड़ा कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे अब उन्होंने टैक्स लगा दिया है, तो एक्सपोर्ट पे टैक्स से उनका जो रेवेन्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो यहाँ पे कटौती की है उसको एक्सपोर्ट के जो उससे करने के वो कोशिश में है। लेकिन मेरा मानना है कि एक्सपोर्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है, एनर्जी की शॉर्टेज है। और अगर हम जो एनर्जी जो ले रहे हैं बाहर से, तेल जैसे अब रूस से आ रहा है या थोड़ा बहुत ईरान से हम खरीदेंगे, उसको हम अगर विदेश में बेचेंगे तो हमारी जो शॉर्टेज है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो शॉर्टेज है ही दुनिया में। तो शॉर्टेज तो सब जगह होगी, वो हमारे लिए चाहे मतलब क्योंकि हम रूस से तेल लेंगे, ईरान से लेंगे, तो थोड़ी शॉर्टेज शायद इतनी ना हो जितना कि लग रहा है कि हॉर्मुज के स्टेट से 20% कम हो जाएगा, तो उससे बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। पर अगर हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे, और 20 से 30% तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी तो शॉर्टेज उसकी वजह से जो बनी रहेगी जो देश में जो है। तो इसलिए जो नीति सरकार ने अडॉप्ट की है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जी हाँ, पर्याप्त नहीं है। मैं वापस आती हूँ, गुरदीप जी को तो बहस में शामिल कर लेती हूँ। गुरदीप जी, ये बताइए कि ये बलिदान नरेंद्र मोदी जी का और भारत की मौजूदा सरकार का इतिहास याद रखेगा? जिस तरह से हरदीप जी ने ये पूरा ट्वीट किया है, अगर आप उसकी शब्दावली देखने की कोशिश करें तो बहुत शानदार ये बात है, पूरी जनता प्रभावित हो रही है। देखिए, ये बात साबित होती है कि जब तेल का रेट कम था तब भी नरेंद्र मोदी सरकार जमकर टैक्स वसूल रही थी। आज मजबूरी में ये करना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है। लेकिन पिछले 10-12 साल से जितना तेल पर टैक्स वसूला है, आज इतना कम करने के बाद भी डीजल पर टैक्स यूपीए के टाइम के टैक्स से दुगने से ज्यादा है आज भी। तो आप ये समझिए कि पहले लगातार लूटते रहे और आज मजबूरी में थोड़ी राहत देनी पड़ रही है, तो उसको उपलब्धि बता रहे हैं। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आपने पिछले 12 साल होने को हैं,
उसमें 44 लाख करोड़ रुपए जनता से लिए हैं, 44 लाख करोड़ रुपए। और अगर इसका आप पर्सपेक्टिव में रखना चाहें तो यूपीए के 10 साल में 10,75,000 करोड़ टैक्स आया था, यानी लगभग 400 गुना % आपने टैक्स बढ़ा दिया जनता के ऊपर, उसको वसूला है। और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि वो जो खजाना आपने भरा है लूट कर, उसको जनता से आप शेयर कीजिए, जनता को महंगाई से बचाइए, और ये जो आज कमी की है इसको चुनाव के खत्म होने के बाद भी जारी रखिए। ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म और ये छूट खत्म। लेकिन गुरदीप जी, ये बताइए, एक महीना इस जंग को होने जा रहा है, लेकिन भारत फिर भी अगर देखा जाए अपनी ऊर्जा के हिसाब से, ईंधन के हिसाब से तो काफी स्थिर है। अगर कोई और कमजोर सरकार होती तो सब कुछ तितर बितर हो गया होता। देखिए, भारत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऊर्जा के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो पे खड़े थे। सवाल ये है कि हमारे पास अपनी डिप्लोमेटिक जो हमारे पास स्पेस थी, उसको इस्तेमाल करते हुए हम ईरान से लगातार अपने यहाँ के लिए, जिस तरह से उसने बाकी देशों के शिप्स को पहले अलाउ किया था, वैसी स्थिति वो भारत आराम से नेगोशिएट कर सकता था। दूसरी बात, भारत का तेल रशिया से लगातार आ रहा था। अगर आप नहीं झुकते तो ये स्थिति इतनी कमजोर आज नहीं होती। आज जो लाइनों में लोग लगना शुरू हुए हैं, और अभी तो ये शुरुआत हुई है। अब आप देखिए, पूरे के पूरे ट्रक BS6 पे चलते हैं। BS6 के अंदर यूरिया, हाई क्वालिटी यूरिया जो होता है, वो उसके अंदर मिक्स किया जाता है। अब उसकी कमी है। सरकार हम जो देख रहे हैं वो केवल LPG और पेट्रोल डीजल को देख रहे हैं, नॉर्मल को, लेकिन स्थितियां उससे कहीं ज्यादा सीरियस हैं। और वो सीरियस इसलिए हैं क्योंकि आपने जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा हमारा डीजल का प्रोडक्शन है, उसके बारे में, जो यूरिया का है उसके बारे में अभी कोई स्थिति साफ नहीं की है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पेट्रोलियम केवल पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन से जुड़ा नहीं है। आपकी पूरी फार्मा इंडस्ट्री, आपकी 99% एलोपैथिक दवाइयां पेट्रोलियम मॉलिक्यूल से बनती हैं, 99% तक दुनिया में। और भारत दुनिया के सबसे बड़े दवाइयों का प्रोड्यूसर है, जेनरिक दवाइयों का। आपकी सारी पैकेजिंग मटेरियल वहां से बनता है, आपके फर्टिलाइजर्स के लिए वहां से इनपुट्स आते हैं। तो हम अगर केवल पेट्रोल डीजल के रेट के कंट्रोल को उपलब्धि मानेंगे तो आप ये मानिए कि हम बाकी तमाम सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अब मैं इस बहस को थोड़ा सा खोल देना चाहती हूँ। गुरदीप जी और प्रोफेसर अरुण कुमार दोनों इस बात को ये समझिए कि फिलहाल ये जो जंग है, लग रहा है कि ये हथियारों की जंग है, लेकिन ये जंग है दरअसल एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, कि दुनिया की पूरी तरतीब, उसका जो पूरा ऑर्डर है वो बदल रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हो रहा है वो पेट्रो डॉलर को, या डॉलर को एक रिजर्व करेंसी के तौर पर जो हम देख रहे हैं। खबरें यहाँ तक भी आई थी कि भारत बाकायदा इस बात के लिए सहमत हुआ कि युआन में पेमेंट किया जाए जो वहां से तेल ले रहा था ईरान से, या जो LPG आ रही थी ईरान से। लेकिन इस बात को लेकर अभी असमंजस है, थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं कि लिया या नहीं लिया। लेकिन आखिरकार जब ये वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है, प्रोफेसर अरुण कुमार, सवाल आपसे ये है, आप भी क्या इसको बदलते हुए देख रहे हैं, या आपको लगता है कि सिर्फ ये कुछ जानकारों की आपस की माथापच्ची है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, जो दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो तो यूक्रेन युद्ध से भी बदल रहे हैं और उससे पहले भी बदल रहे हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए वहां से अपने सॉफ्टवेयर पर्सनल विड्रॉ कर लिए थे, उनको चिप्स देना बंद कर दिया था। तो अमेरिका की तो बाइडेन साहब के समय और ट्रंप 1 में भी कोशिश रही कि चाइना को रोके। तो एक तरह से नई कोल्ड वॉर तो शुरू हो ही गई थी, पर यूक्रेन युद्ध के बाद तो वो ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि एक तरफ चीन, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब एक तरफ, जो अमेरिका और जो अमीर देश हैं वो एक तरफ। तो ये जो हम आपस में जो झगड़ा हो रहा है यूक्रेन में, वो भी एक तरह से कोल्ड वॉर का हिस्सा है। और अब ईरान के चलते हुए तो और ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि अभी जो एनर्जी की शॉर्टेज है उससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। अमेरिका सरप्लस देश है, उसके जो दाम जो बढ़ गए तो उसको फायदा हो रहा है, रूस को फायदा हो रहा है। और रूस के पास क्योंकि एनर्जी काफी है तो वो चीन को सप्लाई करेगा, क्योंकि जो चीन से उसका जो रिलेशनशिप है। अभी आप देखें तो मेरा मानना है कि रूस से जो शाहिद जो ड्रोन्स हैं जो उनको ईरान ने पहले दिए थे वो शायद सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अब वो शाहिद ड्रोन्स ज़्यादा एडवांस वर्जन रशिया में बन रहे हैं। उसी तरह जो बाइडू जो सैटेलाइट सिस्टम है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो ईरान को वो जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी बता रहा है, क्योंकि जो अभी जैसे ईरान ने जो हमले किए वो काफी एक्यूरेट हुए। वो उनके जो सबसे बड़ा रेडार सिस्टम था, जिससे लॉन्ग रेंज रेडार था, उसको जो तहस नहस कर दिया। जो उनके जो डोम्स थे, जो रेडार डोम्स थे, उनको तहस नहस कर दिया। उन्होंने जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से रिफाइनरी वगैरह किया।
तो ये एक तरह से आप समझिए कि एक तरफ ईरान, चीन, रूस ये सब होंगे और दूसरी तरफ जो अमीर देश, लेकिन अमीर देशों में टूट हो गई है क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाला ईयू के ऊपर कि ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, तो उससे जो ईयू नाराज हो गया है। फिर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, बहुत एक तरफा किया, मतलब जापान पे और ये ईयू पे उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर 15% टैरिफ लगाएंगे, आप हमारे ऊपर 0% टैरिफ लगाएंगे। तो ये यानी बहुत एक तरफा उन्होंने किया, तो यानी कि उनके जो एलाइज हैं वो भी उनके साथ इतना खुल के नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि आप जहाज भेजिए, वो जहाज नहीं भेज रहे, वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई थोड़ी ना है ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ ये अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है और जो कैपिटलिज्म है उसका एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है, और दूसरी तरफ जो ये दूसरे देश हैं, तो एक तरह से दुनिया में एक नई जो रिलेशनशिप होगी। भारत उसमें कमजोर इसलिए पड़ गया क्योंकि हम अमेरिका के साथ चले गए। इसी सवाल के साथ मैं गुरदीप जी की तरफ आना चाह रही थी कि भारत इसमें कहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है। गुरदीप जी, ये सिर्फ ये सवाल नहीं है, दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। कल को अगर संधि भी हो जाती है तब भी ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ये एक तरह से एक शीत युद्ध की तरह चलता रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से जानकार पूरी दुनिया में ये मान रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड का ये अंत है। एक ध्रुव नहीं, अब 3 ध्रुव कम से कम देखे जा रहे हैं, चीन है, रूस है और अमेरिका तो बरकरार रहेगा। ऐसे में क्या आपको लगता है, मैं एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहती हूँ और विदेश नीति के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, आपको लगता है कि क्या भारत और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़े फेलियर के तौर पे उभर रहा है कि हम अपना गणित भी ठीक नहीं कर पाए, हम ठीक से तस्वीर को देख भी नहीं पाए, हम इन तीनों देशों के साथ कहां खड़े हुए हैं, इस नए जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इसमें हम हैं कहां? देखिए, मल्टीपोलर वर्सेस यूनिपोलर के बारे में ट्रंप का मानना बिल्कुल दुनिया से अलग है। अगर आपने पिछले महीने म्यूनिक कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भाषण सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है दोबारा से प्री वर्ल्ड वॉर 2 सिचुएशन में जाने का, यानी उपनिवेशवाद, जहां पे कि वेस्ट का कब्जा दूसरे देशों के ऊपर था, दूसरे देश उनकी कॉलोनीज थे, उसमें जाने का वक्त आया है। ट्रंप की तरफ से वो लगातार दुनिया को ये संदेश दे रहे थे उसमें कि यूरोप को ट्रंप के साथ आना चाहिए, क्योंकि यूरोप ने बड़ी गलती की, अमेरिका ने गलती की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने उपनिवेशवाद को छोड़ दिया, तो यहां से चैलेंज मिला। और वो उनका सपना जो उन्होंने रेखांकित किया था वो ये था कि पूरा ग्लोबल साउथ मतलब भारत समेत पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशियन कंट्रीज, वो सब के सब जो है वो कॉलोनीज होनी चाहिए और अमेरिका और वेस्ट का उस पर अधिकार होना चाहिए। ये ट्रंप का वर्ल्ड व्यू रहा। अब ये ट्रंप का तो चलो, ट्रंप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हम लगा सकते हैं, लेकिन अमेरिका का कंट्रोल लगातार वेस्ट का दुनिया के ऊपर बना रहा है पिछले कुछ दशकों के अंदर, और उसको चैलेंज करने में जो देश आगे थे उसमें भारत भी था, ब्राजील भी था, चीन भी था, साउथ अफ्रीका भी था, ये, और इनमें से कुछ देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया। तो ब्रिक्स का एजेंडा क्या था? ब्रिक्स का एजेंडा तो यही था मुख्य तौर पे कि आप डी डॉलराइजेशन की तरफ जाइए। ब्रिक्स का एजेंडा ये था कि अमेरिकी जो व्यवस्था है इंटर बैंकिंग, पूरी दुनिया में जो बैंक का लेन देन है वो स्विफ्ट प्रणाली के थ्रू होता है, और अमेरिका को जिस पे सैंक्शन लगाना होता है वो स्विफ्ट प्रणाली बंद कर देता है, तो 2 देश आपस में पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने अपना, ब्रिक्स ने सिस्टम बनाया, सिप्स, CIPS बना दिया, अपना बैंक बनाया, ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर पे 2007-8 के बाद काम हो रहा था कि अमेरिका की जो हेजेमनी है या प्रभुत्व है उसको हम कैसे करें। हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी के लास्ट के कुछ सालों में, पहले नहीं, अभी जब से ये ट्रंप का जो दौर शुरू हुआ है, भारत ने अपने पांव क्वाइटली से पीछे खींच लिए। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, लेकिन डी डॉलराइजेशन को वो एजेंडा पे नहीं लाना चाहता। भारत ने इसको कमजोर किया। अब कमजोर में भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब जो ईरान तेल दे रहा है, जिसमें भारत भी कर रहा है युआन से ट्रेडिंग, वो अब स्विफ्ट के थ्रू नहीं है, वो उसी सिप्स प्रणाली के थ्रू है जो ब्रिक्स ने डेवलप किया है, चाइना के साथ है, तो CIPS के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो जो हमारा प्लैंक था जिसपे हम मजबूती से आगे कर सकते थे मुकाबला, हमने खुद उसको ढीला छोड़ दिया और अब मजबूरी में उसके ऊपर दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 1.5-2 साल के अंदर पेंडुलम की तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी चली है। आप देखिए कि पहले वो अमेरिका की तरफ रहे, चाइना को उन्होंने छोड़ा कि हम अमेरिका की तरफ चलते हैं। जब ट्रंप का व्यवहार खराब हुआ तो वो फिर से चाइना की तरफ पेंडुलम की तरह मुड़े, बीच में कभी कभी जो है वो रशिया की तरफ मुड़ते हैं।
अब इस पूरे के अंदर पेंडुलम की तरह हमारी जो विदेश नीति है वो स्विंग होती रही है, उसमें स्थिरता नहीं रही, जबकि इसके बावजूद कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, खुले तौर पे स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन में उसकी मदद की है। अमेरिका ने लगातार बेइज्जत किया भारत को, कभी हमारे लोगों को चेनों में बंद करके भेजा, कभी हम पे टैरिफ लगाए और कभी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते रहे। तमाम जिसको कहते हैं जलालत झेल कर भी भारत ट्रंप के साथ खड़ा हो गया इस युद्ध में, क्योंकि जी। नरेंद्र मोदी को, चूंकि उनकी एक बेसिक फिलॉसफी उनकी पार्टी की है कि वो पूरी दुनिया को एक ही चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से, और उनको ये लगा कि अमेरिका और इजराइल ने शायद उनको कन्विंस कर दिया कि ये तो 2-3 दिन का युद्ध है, एक बार जो है टॉप लीडरशिप को हम हटा देंगे तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा और नई सत्ता के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा। अब ये देख रहे हैं ईरान तो कोलैप्स हुआ नहीं, तो इस पूरे के अंदर भारत का नेट लॉस हो गया। बिल्कुल नेट लॉस हो गया। आपने और ब्रिक्स सीधे को तौर कमजोर पर कर दिया, आपने जी। ब्रिक्स को कमजोर कर दिया, आपने रशिया के साथ जो सस्ता तेल मिलता था अब मजबूरी में अमेरिकी शर्तों पे उसी तेल को खरीद रहे हैं। आपने ईरान के साथ जो तेल मिलता था उसको आपने पिछले सालों में बंद कर दिया है, और आपने पूरे के पूरे जो अपनी इंडिपेंडेंस से थी एक भूमिका जो नेगोशिएटर की होनी थी वो भी खो दी है। तो ये जो कंफ्यूज्ड प्रणाली है पूरी मोदी गवर्नमेंट की, वो ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो आप ये दुनिया कह रहे में हैं ट्रम्प कि क्या सीधे कर रहे हैं तौर वो तो अलग इशू है। जी हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पे भारत को नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर अरुण कुमार, या सीधे तौर पे ये बताइए कि ब्रिक्स को भी हम अगर अपनी नज़र में रखें, और गुरदीप जी ने जो अभी बहुत बेहतरीन तरीके से ये विदेश नीति और साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी और साथ ही हमारे साथ हमारी दुनिया में क्या जगह होगी, कैसे पूरे तरीके से मिस कैलकुलेशन किया है, जोड़ गुणा घटा सब पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। और लीडरशिप क्या होती है, अगर यही सब कुछ नहीं कर पा रहा है एक नेता, तो लीडरशिप होती क्या है? वैसे भी देश तो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, जो डायरेक्शन जो नीति बनानी थी वो बना नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री सिर्फ कहते हैं कि हम लाल आंख दिखाएंगे, लेजर आंखें दिखाते हैं। मुझे बताइए कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके मद्देनजर ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको अभी गुरदीप जी ने डिस्क्राइब किया, हमारे जो भारतीय नागरिक इस वक्त देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए? देखिए, चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए एनर्जी शॉर्टेज तो दुनिया में है, क्योंकि 20% जो आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो नहीं आ रहा है। कुछ समय के लिए आपको जो रशियन सप्लाईज हाई सीज पे हैं वो मिल जाएंगी, कुछ जो ईरान के हैं वो उसकी परमिशन भी मिल गई है, पर वो कितने समय के लिए मिलेंगी? और क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते चले जा रहे हैं तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, तो आपको 2-3 हफ्ते में तो परेशानी का काफी जो सबब हो जाएगा। और इसमें ये क्या है कि ये सप्लाई शॉक है। सप्लाई शॉक का मतलब कि आपके पास शॉर्टेज हो गई है। गुरदीप जी ने बिल्कुल सही बताया कि सिर्फ एनर्जी की शॉर्टेज नहीं है, फर्टिलाइजर की भी शॉर्टेज होगी, मेडिसिन की भी शॉर्टेज होगी, आपके और कई तरह के प्लास्टिक्स हैं, सिंथेटिक थ्रेड्स हैं, आपके जो गैस से चलते हैं, जैसे कारें हैं, कारों की जो पेंट है वो जो गैस से चलता है, पेंट रुक जाएगा तो कार का उत्पादन रुक जाएगा। मोरबी में आपके टाइल नहीं बन पा रहे हैं तो उत्पादन भी कम होगा। तो कुल मिला के ये काफी बड़ा संकट हो जाएगा अगर ये युद्ध 2-3 हफ्ते और चलता रहे, क्योंकि उसके बाद होगा क्या कि उसको रेस्टोर करने में भी 4-6 महीने लगेंगे। ओमान तो कह रहा है कि हमारे जो हमले हुए हैं उसको हमें 5 साल लगेगा उसको ठीक करने में। तो यानी कि शॉर्टेज आपकी अगर जो 8-10 महीने चलती है तो मेरा मानना है कि ये स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन तो रिसेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसमें भारत की स्थिति काफी कमजोर पड़ जाएगी, और इसलिए हमें जो काफी जो परेशानी में आना पड़ेगा। आम आदमी को जो दाम तेज हो जाएंगे, उनके यहाँ शॉर्टेज होगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं शहरों से लोग गांव में जा रहे हैं क्योंकि शहर में गैस नहीं मिल रही है, गांव में वो चूल्हा जला सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं वगैरह। तो इसलिए उत्पादन पे असर पड़ेगा, दामों पे असर पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे, तो मैक्रो में सभी असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं आज की स्थिति में। मेरा मानना है कि हमें कदम ये उठाना चाहिए कि जो हमारा एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है उनमें देखें क्या एसेंशियल है, क्या इनएसेंशियल है। तो इनएसेंशियल जो है उसको हमें जो है कर्टेल करना चाहिए। दूसरा, हम जो डीजल को सब्सिडाइज करें, लेकिन पेट्रोल है क्योंकि कमी होगी तो पेट्रोल के दाम बढ़े रहें, क्योंकि पेट्रोल जो है वो। फिर तीसरा ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम करें। तो इस तरह के कई, फिर हमारे जैसे कि इस समय ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है तो वो परेशानी है। अब अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो ग्लोबली सब जगह समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए हमारी ऑटोनॉमी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम R&D में कमजोर हैं। R&D की कमजोरी की वजह से हम चीन के ऊपर निर्भर हैं कि $102 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है।
रूस के ऊपर निर्भर हैं क्योंकि वहां से हम आर्म्स हथियार लिए हुए हैं, S-400 मिसाइल, सुखोई वगैरह, और अमेरिका के ऊपर अब डिपेंडेंट होते चले गए क्योंकि वहां से हम ले रहे हैं। तो हमें जो न्यूट्रलिटी थी हमारी, वो न्यूट्रलिटी खत्म हो गई। अगर हमारी जो न्यूट्रलिटी रहती तो हम सबसे नेगोशिएट कर सकते थे, पर हमने झुकाव उधर की दिया। और गुरदीप जी ने सही बोला कि हमारा जो थिंकिंग रहा है कि हम जो इजराइल और अमेरिका की तरफ जो जाए, वो इसलिए गए क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर व्यू है अपने देश के बारे में। वो देश के बारे में जो व्यू है वो सही नहीं है, और हमको तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। जी हाँ, और यानी धर्म की राजनीति पूरे तरीके से हावी हो रही है विदेश नीति पर। बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।